हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं। आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ चुके थे। वहां मैंने आपको बता दिया था गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे उनकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा कर दी गई। और इस प्रकार हमने देखा कि हमारे दिल्ली सल्तनत में हमें एक नया राजवंश देखने को मिला, जिसको हमने खिलजी राजवंश का नाम दिया। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खिलजी वंश। तो सबसे पहले हम लोग अपने हेडिंग को डाल लेते हैं और खिलजी वंश में हम लगभग 4 शासकों को पढ़ेंगे जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने हेडिंग को डालते हैं खिलजी वंश। तो दोस्तों, इसका जो समय है वो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1290 से 1320। दोस्तों, सबसे पहले हम खिलजी वंश के संस्थापक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि खिलजी कौन थे। तो दोस्तों, ये एक विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार इस पर एक मत नहीं है। फिलहाल हमारी किताबों में जो लिखा है वो ये है कि अफगानिस्तान के आसपास में एक जाति रहती थी जिसका नाम था खिलजी। तो ये खिलजी वहीं से चल के हमारे भारत में आए थे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अपने हेडिंग को डालते हैं। जो खिलजी वंश का संस्थापक था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो यहां से हम लोग अपने हेडिंग को डाल देते हैं। दोस्तों, इसका जो समय है वो है 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1290 से 1296। दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से हमें क्वेश्चन थोड़े कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है वो ये है कि जब ये सुल्तान बने तो इनकी उम्र जो है वो 70 साल थी। तो यहां से हम लिख सकते हैं 70 साल की उम्र में सुल्तान बने। दोस्तों, इसको हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद हमें एक यहाँ पर घटना और मिलती है। मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खां थे उनका एक नाती था जिसका नाम था उल्लू खां। तो उल्लू खां अपने 4000 समर्थकों के साथ दिल्ली में रहने आ गया था। तो इसकी परमिशन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दी थी। तो दोस्तों, एक तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मंगोल आक्रमणकारी, मंगोल और हमारे भारत में जो सुल्तान बन रहे हैं उनके बीच एक दोस्ती का रिश्ता बन गया था। लेकिन इसके बाद वाले शासक को जब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी को, तो हम देखेंगे कि मंगोलों ने सबसे ज्यादा बार हमारे भारत पर आक्रमण किए हैं। तो यहां से थोड़ा सा हमें और ध्यान रखना पड़ेगा। इसका एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी था। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी से आज्ञा लेकर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने गया। तो दोस्तों, ये वो आक्रमण था जहां से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारा धन मिला। और ये धन लेकर जब उत्तर भारत में अपने चाचा जी से मिलने आ रहे थे तो बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कड़ा मनिकपुर। तो कड़ा मनिकपुर में जब अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी से गले मिल रहे थे, तभी इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जी की हत्या कर दी। तो अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी से हमें ज्यादा क्वेश्चन हमारे पेपर्स में देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन कभी कभी हमें उम्र के बारे में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और उसके बाद हमें वो जो घटना मैंने आपको बताई थी, मंगोल हमारे भारत में आकर बसे थे, उस बस्ती का नाम मुगलपुर रखा गया था। तो इसको भी दोस्तों आप याद रखोगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे शासक की तरफ, दूसरे सुल्तान की तरफ, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो अब मैं दोस्तों इसको मिटा देता हूं, फिर हम लोग पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अब मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों। अब दोस्तों, जिस सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमारे पेपर्स में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनका नाम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं इनका क्या समय है। अलाउद्दीन खिलजी,
इनका जो समय है वो है 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। तो दोस्तों यहां से हम लोग देख सकते हैं लगभग 20 साल तक इन्होंने शासन किया, और इनके शासनकाल में इन्होंने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अपने राज्य की सीमाएं विस्तृत की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो नाम था वो अली या गुरसत था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इनके बचपन का नाम अली और गुरसत था। दोस्तों सुल्तान बनने के बाद इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसको हम लोग सिकंदर द्वितीय के नाम से जानते हैं। तो अभी तक हमने सिकंदर के बारे में पढ़ा, उसने एक सपना देखा था पूरे विश्व को जीतने का। उसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी एक सपना देखा गया था पूरे विश्व को जीतने का। तो चलिए हम लोग यहां से लिख सकते हैं सिकंदर, यहां से लिख लेते हैं हम लोग अलाउद्दीन के द्वारा सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की गई थी, धारण की गई थी। दोस्तों इसी प्रकार हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लगभग 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया था। तो यह भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पेपर्स में पूछा जाता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं मंगोलों ने इनके समय में 6 बार भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन ये जो 6 आक्रमण थे ये पूरी तरह से विफल कर दिए गए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इस तरीके से हम कह सकते हैं अलाउद्दीन एक बहादुर शासक थे। और दोस्तों हमें यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो उलेमा थे और जो खलीफा थे उनका हस्तक्षेप पूरी तरीके से रोक दिया गया था, और अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहते थे। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हमने देखा कि हमारे हिस्ट्री में अकबर के द्वारा भी एक नया धर्म चलाया गया, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी भी एक नया धर्म चलाना चाहते थे, लेकिन इनकी ये योजना सफल नहीं हो पाई। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 4 अध्यादेश भी जारी किए गए थे। वो अध्यादेश हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं, तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर 4 अध्यादेश, यहां से लिख लेते हैं हम लोग 4 अध्यादेश जारी किए गए थे। तो जो 4 अध्यादेश थे वो क्यों जारी किए गए थे इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। क्योंकि जो अमीर थे इनके शासनकाल में वो समय समय पर सुल्तान के विरुद्ध जो विद्रोह करते रहते थे, तो उन विद्रोहों को रोकने के लिए इन्होंने 4 अध्यादेश जारी किए। वो 4 अध्यादेश हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। चलिए हम एक एक करके उसको लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो नंबर 1, शराब एवं मदिरा और भांग पर रोक। तो जो दूसरा अध्यादेश है वो ये है कि जितने भी अमीर लोग थे उनकी सारी संपत्ति अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब्त कर ली गई। तो यहां से हम लिख सकते हैं अमीरों की संपत्ति जब्त कर ली गई। जो तीसरा अध्यादेश है दोस्तों वो ये है सार्वजनिक समारोह पर रोक लगा दी गई। अब दोस्तों जो चौथा अध्यादेश है वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बहुत सारे गुप्तचरों की नियुक्ति हुई, और इन गुप्तचरों को हम लोग बरीद के नाम से भी जानते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं गुप्तचरों की नियुक्ति।
ये 4 अध्यादेश अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जारी किए गए थे और इनका सबसे पहला उद्देश्य था अमीरों की जो बढ़ती शक्ति है उस पर रोक लगाना। तो दोस्तों यहां से अमीरों को बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी ये चाहता था कि जितने भी अमीर लोग हैं वो सब गरीब हो जाएं, जिससे हमारे विरुद्ध कोई विद्रोह ना कर पाए। दोस्तों इसको मिटा देता हूं, फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैन्य व्यवस्था में कुछ सुधार किए गए थे। तो वो सुधार कौन से थे, सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना हेडिंग डालते हैं सैन्य सुधार। तो दोस्तों सबसे पहले स्थायी सेना रखी गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं स्थायी सेना रखी गई। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि भारत पर लगातार मंगोल के आक्रमण हो रहे हैं, तो मंगोल आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने एक स्थायी सेना रखी और इनको नगद रूप में वेतन दिया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं नगद रूप में वेतन देना, वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू की गई। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ। दोस्तों जैसे हम लोग आधार कार्ड बनवाते हैं अपने कुछ ऐसे साइन नोट करवाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो सैनिक भर्ती किए जाते थे उनका हुलिया लिखने की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। यहाँ से हम एक सुधार और देखते हैं, जो इनके घोड़े थे तो घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो दागने का मीन्स ये हुआ कि दोस्तों जो अपने घोड़े थे वो आसानी से ये पहचान सकते थे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं घोड़ों को दागने की व्यवस्था शुरू की गई थी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैन्य व्यवस्था में बहुत सारे सुधार किए गए थे। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं इनकी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो मैं इसको मिटाता हूं, अब हम लोग पढ़ेंगे भू राजस्व व्यवस्था। अब दोस्तों हम लोग अपना हेडिंग लिखते हैं भू राजस्व व्यवस्था। तो यहां से हम लोग देखेंगे भू राजस्व व्यवस्था। दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भू राजस्व व्यवस्था के लिए यहां पर एक विभाग था जिसको हम लोग दीवान मुस्त खराज कहते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं दीवान ए मुस्त खराज नामक विभाग की स्थापना। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखोगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर हम लोग देखते हैं इन्होंने 2 तरीके के टैक्स लगाए थे, 2 कर लगाए थे। नंबर 1 घरी कर, नंबर 2 चरी कर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं घरी कर और चरी कर, ये टैक्स थे। तो दोस्तों घरी कर का मतलब ये होता है कि जो घर हैं उनसे ये लोग टैक्स लेते थे, उनसे कुछ पैसा लेते थे। उसी प्रकार चरी कर का मतलब ये है कि जो दुधारू पशु होते थे, जो दूध देने वाले पशु होते थे, यदि वो घास को चरते थे तो उनसे भी टैक्स लिया जाता था। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो कर की दर थी वो कितना % थी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कर 1/2 भाग वसूल किया जाता था दोस्तों। यहां पर जितना भी पैसा होता था उसका आधा भाग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर के रूप में वसूल किया जाता था। जो पहले वाले शासक थे वो 1/3 भाग कर का वसूल करते थे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं बाहर के आक्रमणों से सुरक्षित रहने के लिए, अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने कर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर वसूल किया। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और बताता हूँ कि इनका जो शासनकाल था वो एक निरंकुश शासनकाल था। अब दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण किए गए थे वो कौन कौन से थे। तो इसको मिटाने के बाद हम लोग चलते हैं आगे।
अब दोस्तों हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य हमारे भारत में किए गए। तो चलिए हम लोग अपनी हेडिंग को डाल लेते हैं, निर्माण कार्य। तो दोस्तों यहां से सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा जमात खाना मस्जिद, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं जमात खाना मस्जिद का निर्माण। सीरी का जो किला था उसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सीरी किले का निर्माण। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं अलाई दरवाजे का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया है। अलाई दरवाजे का निर्माण। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं हजार खंबा जो महल है वो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं हजार खंबा महल का निर्माण। तो दोस्तों ये कुछ निर्माण कार्य थे जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाए गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग अच्छी तरीके से याद रखोगे। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। अब हम पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, फिर हम लोग पढ़ेंगे बाजार व्यवस्था। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अपना हेडिंग डाल लेते हैं बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो यहां से लिख लेते हैं हम लोग बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो दोस्तों बाजार को नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक नया विभाग स्थापित किया गया था जिसका नाम था दीवान ए रियासत। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं दीवान ए रियासत। तो दोस्तों ये जो विभाग था ये बाजार नियंत्रण से संबंधित था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बाजार नियंत्रण से संबंधित विभाग। दोस्तों बाजार को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे अधिकारियों का हमें यहाँ पर जिक्र मिलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें कुछ अधिकारियों के नाम मैं लिख रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे सहना ए मंडी, यहां से लिख सकते हैं सहना ए मंडी। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर एक बरीद नाम का अधिकारी था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बरीद। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं 1 2 3 और नंबर 4 जो अधिकारी हमें यहां पर दिखाई देता है। एक अधिकारी और मिलता है दोस्तों जिसका नाम है नाजिर। उसी प्रकार दोस्तों एक अधिकारी हमें और देखने को मिलता है जिसका नाम है परवाना नवीस। यहां से लिख सकते हैं परवाना नवीस। अब मैं दोस्तों बता देता हूं इन अधिकारियों के क्या क्या काम थे। तो दोस्तों सहना जो बरीद था वो एक तरह से गुप्तचर होता था। दोस्तों सहना ए मंडी जो होता था वो मंडी का अधिकारी होता था, यानी बाजार का अधिकारी। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग बाजार का अधिकारी। इसी तरीके से दोस्तों जो नाजिर होता था, नाजिर माप तौल का अधिकारी होता था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं माप तौल का अधिकारी। इसी प्रकार दोस्तों परवाना नवीस जो होता था वो परमिट जारी करने का अधिकारी होता था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं परमिट जारी करने वाला अधिकारी। तो दोस्तों बाजार को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हमारे पेपर्स में क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं, फिर हम लोग चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो आक्रमण किए गए थे उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं।
अब दोस्तों हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहाँ कहाँ पर आक्रमण किए गए थे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो आक्रमण किए गए थे उसमें सेनापतियों का बहुत ज्यादा रोल था। तो दोस्तों यहाँ से हमें मुख्य रूप से 3 सेनापति देखने को मिलते हैं। वो तीनों सेनापति कौन थे वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको। सेनापति, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। नंबर 1 मलिक काफूर, दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पर दूसरा सेनापति जिसका नाम है जफर खान। यहां से हम ब्लैक से लिखेंगे जफर खान। और दोस्तों जो तीसरा सेनापति है वो है नुसरत शाह। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो मलिक काफूर था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मलिक काफूर को दक्षिण भारत को विजय करने के लिए भेजा गया था। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दक्षिण भारत पर विजय। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं जफर खान। तो जफर खान जो था वो मंगोलों के विरुद्ध भेजा गया था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं मंगोलों के विरुद्ध। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं नुसरत शाह। तो नुसरत शाह के साथ हमें एक नाम और देखने को मिलता है जिसका नाम है उल्लूग खां। तो यहां से मैं लिख सकता हूं उल्लूग खां। तो दोस्तों ये जो नुसरत शाह और उल्लूग खां है, इनको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उत्तर भारत को विजय करने के लिए भेजा गया था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं उत्तर भारत के विरुद्ध। दोस्तों यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण सेनापति था वो था मलिक काफूर। तो थोड़ा सा हम लोग मलिक काफूर के बारे में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि मलिक काफूर से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले। तो यहां से थोड़ा सा हेडिंग डालते हैं मलिक काफूर। तो दोस्तों ये जो मलिक काफूर थे दोस्तों ये किन्नर थे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि ये किन्नर थे और इनको 1000 दीनार में गुजरात से खरीदा गया था। तो इनको 1000 दीनार भी कहा जाता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1000 दीनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको हम लोग 1000 दीनारी भी कहते हैं। और कहां से? गुजरात से खरीदा गया था। यहां पे लिख लीजिए गुजरात। दोस्तों जो कोहिनूर हीरा है अलाउद्दीन खिलजी तक मलिक काफूर के द्वारा पहुंचाया गया। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद दक्षिण भारत के वे कौन कौन से राज्य थे जिनको मलिक काफूर ने जीता था। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनकी स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत हुई दक्षिण भारत से। तो दक्षिण भारत से जितना भी पैसा लूट कर लाया गया था वो मलिक काफूर के द्वारा ही लाया गया था। तो दोस्तों आप लोग इसको याद रखोगे। उसके बाद हम देखते हैं मलिक काफूर के द्वारा जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो अलाउद्दीन खिलजी के जो 2 लड़के थे उनको पूरी तरीके से मारने का श्रेय मलिक काफूर को जाता है, क्योंकि मलिक काफूर की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई थी, बाद में ये स्वयं को सुल्तान समझने लगे थे। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आक्रमण कहाँ कहाँ हुए। तो मैं इसको मिटाता हूँ, फिर चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहां कहां पर आक्रमण किए गए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऊपर क्षेत्र। यहां पर हम लोग लिखते हैं क्षेत्र और इसके बाद यहां पर लिखेंगे हम लोग पराजित राजा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं गुजरात पे आक्रमण किया गया है, गुजरात। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे रणथंभौर। तो रणथंभौर के बाद हम लोग देखेंगे चित्तौड़। दोस्तों चित्तौड़ को हम लोग मेवाड़ के नाम से भी जानते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं ये जो गुजरात पर आक्रमण है वो 1298 ईस्वी में किया गया है। और दोस्तों जो रणथंभौर है इस पर आक्रमण 1301 ईस्वी में किया गया है। उसके बाद जो चित्तौड़ मेवाड़ है इस पर जो आक्रमण किया गया वो 1303 ईस्वी में किया गया है। तो दोस्तों डेट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चित्तौड़ का आक्रमण।
आपने देखी भी होगी, एक फिल्म बनी है पद्मावती। तो पद्मावती के ऊपर पूरी पिक्चर बनी हुई है। तो पद्मावती के लिए ही चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था, ये आपने पिक्चर में देख लिया होगा। तो अब हम बताते हैं गुजरात का जो शासक था वो कौन था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं जो गुजरात का शासक था वो था बघेल राजा कर्ण। इसी तरीके से दोस्तों रणथंभौर पर जब आक्रमण हुआ था तो यहाँ का जो शासक था वो था हमीर देव। तो दोस्तों ये पराजित राजा हैं, उनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों ये जो चित्तौड़ है, ये मेवाड़ जो है, इस पर जब आक्रमण किया गया था तो हमने यहाँ पर देखा जो रानी पद्मावती थी उन्होंने एक जौहर प्रथा को जन्म दिया था। जौहर प्रथा का मतलब दोस्तों ये होता है कि एक कुंड में अग्नि जलाकर सारी जो राजपूत महिलाएं थी वो उसमें कूद जाती थी, इसको हम जौहर प्रथा कहते हैं। तो यहाँ के जो शासक थे वो थे राणा रतन सिंह। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग राणा रतन सिंह। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे, जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ को जीता गया तो इन्होंने चित्तौड़ का नाम परिवर्तित करके खिजराबाद रखा था। तो दोस्तों खिजराबाद क्यों रखा था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के एक पुत्र था जिसका नाम था खिजर खां। तो खिजर खां के नाम से ही चित्तौड़ का नाम चेंज हुआ था जिसका नाम था खिजराबाद। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाद में इसका नाम खिजराबाद रखा गया। तो हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत पर कहां कहां आक्रमण किए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं देवगिरी। यहां पर हेडिंग डाल लीजिए दक्षिण भारत। दोस्तों इस तरीके से हमने 1, 2, 3 और चौथा आक्रमण ये रहेगा आपका देवगिरी। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे नंबर 5 जो तेलंगाना पर जो आक्रमण किया गया है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे होयसल एक क्षेत्र है दक्षिण भारत में, यहाँ पर आक्रमण किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 7वां नंबर 7 जो आक्रमण है वो पांड्य राज्य पे किया गया है। पांड्य, तो पांड्य राज्यों पर भी आक्रमण किया गया। दोस्तों ये पांड्य जो राज्य है वो बिल्कुल हमारे साउथ में है, बिल्कुल दक्षिण भारत में है। तो दोस्तों यहीं पर हमने देखा कि एक सेनापति थे जिसका नाम था मलिक काफूर, वो बिल्कुल दक्षिण में जाकर उन्होंने रामेश्वरम मंदिर को भी लूटा था बहुत बुरी तरीके से। तो दक्षिण भारत पर भी यहाँ पर हमें आक्रमण देखने को मिलता है और संभवतः ये पहला सुल्तान था जिसने अपनी सीमाएं दक्षिण भारत तक स्थापित की थी। और दक्षिण भारत पे आक्रमण करने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये था कि यहाँ से बहुत सारा धन इकट्ठा किया जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ से कुछ डेट देख लेते हैं, कौन सा साल था ये देख लेते हैं। तो दोस्तों जो देवगिरी पर आक्रमण किया गया है वो 1307 ईस्वी में किया गया है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं 1310 ईस्वी में तेलंगाना पर आक्रमण किया गया है और संभवतः 1310 ईस्वी में ही होयसल को भी जीता गया था और 1311 ईस्वी में पांड्य राज्य को इनके द्वारा जीत लिया गया। दोस्तों ये तेलंगाना वाला जो आक्रमण है वो 1309 और 10 होगा। तो 1309 में आक्रमण किया गया, 1310 ईस्वी में पूरी तरीके से तेलंगाना को जीत लिया गया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ के जो पराजित राजा थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले जब देवगिरी पर आक्रमण किया था तो यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था रामचंद्र देव। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव को पराजित कर दिया गया था मलिक काफूर के द्वारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं तेलंगाना। तो तेलंगाना में उस समय जो राजा थे वो थे प्रताप रुद्र देव। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग देखते हैं होयसल में उस समय जो राजा शासन कर रहे थे उनका नाम था बीर बल्लाल तृतीय। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं पांड्य राज्य को। तो पांड्य राज्य में 2 भाई शासन कर रहे थे जिनका नाम था वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। तो दोस्तों यहां से हम लोग देखेंगे ये जो सुंदर पांड्य हैं इन्होंने मलिक काफूर से सहायता मांगी थी और मलिक काफूर ने और सुंदर पांड्य ने दोनों ने मिलकर जब वीर पांड्य पर आक्रमण किया तो वीर पांड्य अपनी राजधानी छोड़कर भाग गए
इसी तरीके से हम देखते हैं बाद में मलिक काफूर के द्वारा बहुत ज्यादा लूटपाट यहाँ पर की गई है। तो ये दक्षिण भारत का बिल्कुल साउथ वाला जो पार्ट है वो है ये पांड्य राज्य। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा ये सभी शासक थे जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मलिक काफूर के द्वारा पराजित किए गए। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो प्रताप रुद्रदेव थे इन्होंने ही मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। लिख देता हूँ यहाँ पर, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। तो दोस्तों कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव के द्वारा मलिक काफूर को दिया गया और मलिक काफूर ने जाकर वो दे दिया किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। तो दोस्तों कोहिनूर हीरे के बारे में मैंने एक लेक्चर में बता चुका हूँ, उसको आप लोग वहां से देख लोगे। और कोहिनूर हीरा तो आप जानते हैं इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी उस समय, ऐसा कहा जाता था कि जिस भी व्यक्ति के पास कोहिनूर हीरा होगा वो पूरी दुनिया के 2 दिन के खर्चे को पूरा कर सकता है, यानी पूरी दुनिया को 2 दिन तक खाना खिला सकता है। तो बहुत ज्यादा कीमती था उस समय कोहिनूर हीरा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध थे जिनके बारे में हमें पढ़ना था, जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो इनको आप एक बार जरूर अच्छी तरीके से पढ़ लोगे। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट शासक के पास। तो अब मैं इसको मिटाता हूं, फिर चलते हैं हम लोग आगे। तो दोस्तों 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के नाबालिग 2 पुत्र थे। तो 2 पुत्रों को जल्दी से गद्दी पर बैठा दिया गया मलिक काफूर के द्वारा, और 4 दिन बाद ही मलिक काफूर ने दोनों पुत्रों की आंखें निकाल ली। और आंखें निकालने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की जो वाइफ थी, अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी, उनको जेल में कैद कर लिया। इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि अलाउद्दीन खिलजी के जो वफादार सैनिक थे या कुछ वफादार लोग थे, उन्होंने 35 दिन बाद मलिक काफूर की भी हत्या कर दी। तो इस तरीके से मलिक काफूर की भी हत्या हो गई। और यहाँ से हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद एक नए सुल्तान बने थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो यहाँ पर हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से मैं हेडिंग लिखता हूँ, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो दोस्तों इनका जो समय है वो 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक है। तो दोस्तों इन 4 सालों में यहाँ से हमें 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन है हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं सबसे। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के द्वारा सबसे पहला काम क्या किया गया, जो बाजार व्यवस्था थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बनाई गई थी उसको समाप्त कर दिया गया। और जो कठोर दंड व्यवस्था थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बनाई गई थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजार व्यवस्था इतनी अच्छी थी, यदि कोई दुकान वाला गलत तौलता था या जितना कम तौलता था, अलाउद्दीन खिलजी उतना किलो उसका मांस निकलवा लेता था। तो इस तरीके की भी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ से हम लिखेंगे सबसे पहले बाजार व्यवस्था एवं कठोर दंड व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहला काम ये किया। उसके बाद ये जो थे इनको नग्न रहने की आदत थी। तो दोस्तों कभी कभी जियाउद्दीन बर्नी एक राइटर है, वो ये कहता है कि ये कभी स्त्रियों के वेश में भी आ जाते हैं, मतलब स्त्रियों का इनको वेश ज्यादा पसंद था, और कभी कभी नग्न अवस्था में भी दरबार में आ जाते थे। तो यहाँ से एक बार क्वेश्चन भी आया है कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जो दरबार में नग्न घूमता था या स्त्रियों के कपड़े पहनता था। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कभी कभी स्त्रियों के भेष में दरबार में आ जाता था। दोस्तों ये 1-2 पॉइंट्स थे, 1-2 फैक्ट्स थे जो हमें यहाँ से याद रखने हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे। इनके बाद जो नेक्स्ट शासक हमें मिलते हैं वो मिलते हैं नसरुद्दीन खुसर व शाह। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अपने हेडिंग को नसरुद्दीन, यहाँ से लिख लेते हैं नसरुद्दीन खुसर व शाह।
दोस्तों नसरुद्दीन खुसरव शाह जो थे, वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक हिंदू थे, बाद में परिवर्तित होकर मुस्लिम बने। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान। तो दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा एक उपाधि मिलती है, इन्होंने एक उपाधि धारण की थी पैगंबर का सेनापति। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं पैगंबर, पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। अब दोस्तों यहां से एक चीज और बता देता हूं, ये हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान थे, तो दरबार में इनके विरोध में नारे लगने लगे कि इस्लाम खतरे में है। तो जब इस्लाम खतरे में इस तरीके के नारे लगने लगे, तो बाद में खुसरव शाह की हत्या कर दी गई गाजी मलिक के द्वारा। तो गाजी मलिक कौन है, इससे आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। गाजी मलिक का दूसरा नाम गयासुद्दीन तुगलक है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने हत्या कर दी नसरुद्दीन खुसरव शाह की, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक नया राजवंश आता है जिसको हम लोग तुगलक वंश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे गए कि किस सुल्तान के शासनकाल में इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए गए। तो ये सुल्तान था। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए गए। दोस्तों ये हमारे पेपर्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था जो हमने आज पढ़ा, जिसमें हमने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा, और यहाँ पर हमने लगभग 3 शासकों के बारे में पढ़ा जो हमारे पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो सवाल हमें देखने को मिलते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि 2-3 शासक और हैं जहाँ से कुछ फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। तो बहुत छोटा एक शॉर्ट लेक्चर है दोस्तों, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, और 1 से 2 बार पढ़िए आराम से। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आते हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तुगलक वंश के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।